हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। और आपने पिछले एपिसोड में मेरा देखा होगा कि मैं एक तहसील के मुकदमे में आया था धारा 144 में। जिसने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकता है गाइस। सेकंड वीडियो मेरी, जिसमें मैंने तहसील में आकर अपने वकील साहब का छोटा सा एक इंटरव्यू लिया और अपने केस से मुतालिक आपको सारा कुछ बताया। तो आज मैं दूसरी थर्ड वीडियो में, तीसरे एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिर से मेरी तारीख लगी थी। तो आज मैं अपने मुकदमे में फिर से पैरवी के लिए आया। पता चला कि स्ट्राइक हो गया है वकीलों में। आपको शायद पता होगा कि दिल्ली गाज़ियाबाद में जो लड़ाई हुई है वकील और जजों में, उसी का स्ट्राइक चल रहा है। तो मैं आई होप दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द ये स्ट्राइक ख़त्म हो, कि जिससे कि मेरे मुकदमे की एक पैरवी चले। तो गाइज़ उस मुकदमे के बारे से कुछ अलग मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले में जो मेरा मुकदमा तहसील में हुआ था, धारा 34 का मुकदमा विरासत का दर्ज कराया। तो यहाँ से मेरा मुकदमा चला था। तो ये तहसील है, सबसे फर्स्ट मुकदमा। दरअसल मेरा मुकदमा करने का कोई प्लान नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की अपनी फैमिली वालों से जाकर उनके पास बात करने की, वार्तालाप करने की और अपनी दादी के पास जाकर उनसे बातें करने के लिए, पर मुझे गाइस मिलने नहीं दिया गया और मार पीट के मुझे भगा दिया गया। और हालांकि मैंने परिवार में सबको बता दिया कि मैं अब नेक्स्ट कदम मुकदमे का उठाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि मैं सबको बता रहा था गाइस कि भाई मैं नेक्स्ट कदम अब मुकदमे का उठाऊंगा, क्योंकि आप मुझे मेरी दादी से मिलने नहीं दे रहे हो, मेरे परिवार वालों से मिलने नहीं दे रहे हो। तो हालांकि फिर मैंने मजबूरन अपना एक मुकदमे की एक शुरुआत की, जिसमें धारा 34 में मैंने एक मुकदमा किया। और उस मुकदमे में मैंने अपने सारे प्रमाण पत्र रखे, जिसमें कि मैंने शुरुआत जो की कि मेरे वालिद साहब की जितनी भी ज़मीनें हैं, उनके इंतकाल के बाद जो ज़मीनें मेरी दादी के नाम में करवा दी गई। और उसमें ये कह दिया गया वसीयत में कि उनकी कोई औलाद नहीं है। और साथ ही साथ में सारी जितनी भी ज़मीनें मेरी दादी के नाम में करा दी गई। उसी ज़मीनों के रिलेटिव मैंने एक मुकदमा दायर किया, और जिसमें मेरा तहसील में और एसडीएम कोर्ट में वो मुकदमा चला। और चलने कर उसमें मुझे यहाँ से न्याय तो नहीं मिला, आपको पता है। और आपको बता दूं कि कितना भ्रष्टाचार होता है तहसील से और एसडीएम लेवल पे, ये मैंने यहीं आगे जाना। तहसील लेवल पर सुवार, ये जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तहसील सुवार जनपद रामपुर में कर रहा हूँ। तो यहाँ तहसील में आया था आज। तो उसके बाद मैंने अपना एक केस का स्टार्टिंग की, जिसमें मैंने सारे साक्षात प्रमाण पत्र रखे अपने, पापा का निकाहनामा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितनी भी पढ़ाई की मेरी तुम्हारे प्रमाण पत्र हैं जिसमें पापा के नाम हैं, दर्ज हैं, वो सारे सबूत मैंने अपने इस मुकदमे में लगाए थे धारा 34 में, जो ये मैंने मुकदमा यहाँ से किया था। तो उस मुकदमे में जो सुनवाई हुई, लास्ट में ये कह के कैंसिल कर दिया गया मेरा मुकदमा कि इसमें कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये मुकदमा निरस्त किया जाता है। तो गाइज़ आप ही सोचें कि मैं और ऐसे कौन से प्रमाण पत्र लगाऊं कि जिससे मैं अपने पापा को सिद्ध कर पाऊं कि मेरे पापा हैं और या ये मेरे वालिद साहब हैं। और उनकी तरफ से जो जवाब आया वो गाइज़ बिल्कुल हैरान करने वाला था। उनकी तरफ से जो उनके वकील साहब ने जो जवाब दिया कि इनके जो डॉक्यूमेंट में या निकाहनामे में जो भी नाम है वो हमारे क्लाइंट के धोखे से मैच हो गए हैं। आप ही बताएं कि कभी क्या कोई नाम, एक नाम धोखे से मैच हो जाएगा, या मेरे दादा का भी नाम मैच हो जाएगा? कि धोखे से मैच हो जाने पर डॉक्यूमेंट में इतनी बड़ी बात या इतना बड़ा कदम कोई उठा लेगा कि किसी के भी बाप को अपना बाप कह सकता है? नहीं ना। तो गाइज़ बस अनसेसरी बातें करते हुए इस तरीके से बहस हुई, और जिसमें कि हमने एक निकाहनामा भी लगाया था। और निकाहनामे में सारा कुछ लिखा जाता है गाइज़। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मेन मुस्लिम समाज में तो निकाहनामा जैसे मेन होता है। तो निकाहनामे में पापा के हस्ताक्षर, उनका पता, उनके वालिद साहब का नाम, उनकी जाति, उनकी उम्र और उनके हस्ताक्षर भी थे। तो सारा कुछ लिखा हुआ था। और साथ ही साथ में निकाहनामा के जो गवाह हैं वो आज भी ज़िंदा हैं गाइज़। तो गवाह भी हैं। सारा कुछ होने के बाद ये सारी चीज़ें बहस होने पर तो पता चला कि तहसीलदार साहब ने मामला निरस्त कर दिया है, मुकदमा। फिर एसडीएम कोर्ट में मैंने अपील किया, और अपील करने के बाद उसमें हमने प्रार्थना पत्र लगाया कि साहब अगर मेरे डॉक्यूमेंट आप चेक करा लीजिए, अगर मैं फ़र्जी हूँ तो मेरे ऊपर केस कर दीजिए आप, और अगर मैं जेन्युइन हूँ तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जिसमें हमने प्रार्थना पत्र ये लगाया डीएनए का कि मेरी दादी से डीएनए करा दिया जाए, और दादी से डीएनए होने पर पता चल जाएगा कि बायोलॉजिकल में उनका पोता हूँ या नहीं हूँ। आखिर परिवार में सबको पता है, बस खाली छुपाया जा रहा है।
उसको बचपन से लेके आज तक उसको छुपाया गया। तो गाइज़ इस वीडियो में माध्यम बनाने का, एपिसोड वाई एपिसोड बनाने का यही एक माध्यम है कि मैं अपने बारे में आपको सारा कुछ बताऊं और उजागर करूं जो चीज़ें छुपाई गई थी। तो केस पे आते हैं। तो केस पे उसके बाद जब डीएनए का हमने प्रार्थना पत्र लगा दिया तो एसडीएम साहब ने ये कह के निरस्त कर दिया कि मेरे पास पावर नहीं है डीएनए कराने की। तो ठीक है, डीएनए कराने की पावर नहीं थी उनके पास, कोई बात नहीं। बाकी आपको पता है तहसील लेवल पर क्या होता है, एसडीएम लेवल पर क्या होता है, यहाँ सब कुछ पैसा चलता है गाइस। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बतौर सबूतों के साथ कि कितना यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है गाइस। यहीं आके पता चला है मुझे इतना कुछ भी होना था। तो वो सारे मुकदमे मैंने रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे हैं, उसका कभी और दिन एपिसोड में आपको बना के इसमें अपलोड करूँगा और आप देख लेना गाइस उसमें क्या केस की स्थिति चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल में अब जो दूसरा मैंने मुकदमा डाला है धारा 144 का, तो उसकी पैरवी मेरी चल रही है। तो देखते हैं गाइस कब तक इंसाफ मिलता है। और मुझे भरोसा है अगर हम सही हैं और सत्य के साथ हैं तो हमेशा सत्य को जीतने में और इंसाफ मिलने में टाइम लगता है गाइस। बने रहिए मेरे साथ और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो मेरी पहुँचे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे, जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं, आला से आला अधिकारी हैं, उन तक मेरी आवाज़ ये पहुँचे। तो गाइज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलता हूँ फिर, अब नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। जय हिंद।